नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष। गांव की सांझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। दिल्ली में वित्तीय आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई भाजपा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कुप्रबंधन की वजह से कभी आर्थिक रूप से मजबूत रही दिल्ली की बिगड़ी वित्तीय सेहत। बीजापुर पत्रकार हत्या मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस का तेजी से एक्शन। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना की तह तक जाने के लिए पूछताछ जारी। आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर भाजपा ने साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में विकास कार्यों का किया लोकार्पण। शहरी विकास की दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों का किया जिक्र। कहा, सभी वर्गों के विकास के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 145 रन की बढ़त। ऋषभ पंत ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान भारत मंडपम में प्रदर्शनी देखी, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति और तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और ग्रामीण गरीबी कम हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। देश के गांवों की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि गांव की साझी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की जरूरत है। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से जोड़ा गया है, डिजिटल इंफ्रा से जोड़ा गया है। अब दर्जनों सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन मिल रही हैं। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने
उन लोगों को जुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं, सब गांव के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गांव में स्वरोजगार के अवसर बनाए हैं, किसान महिलाओं को सशक्त किया है, यानी सरकार की नीयत और नीति सशक्त भारत बनाने की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा कर करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची भाजपा ने जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली सूची भाजपा ने जारी की है और 29 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में, ये एक बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा, यानी पहली सूची भाजपा ने जारी की है और कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है और बिजवासन से कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया है। भाजपा की ये पहली सूची जारी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ये पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे और साथ में आपको बता दें कि ये पहली सूची जारी की है भाजपा ने और कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को दिया गया है। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। निशांत, जैसा कि अभी हमने देखा कि दिल्ली विधानसभा की पहली सूची भाजपा ने जारी कर दी है, तो अब नई अगर हम देखें कि कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितने लोगों को इसमें टिकट दिया गया है और दिल्ली की अब क्या तस्वीर होने वाली है? देखिए, दिल्ली में जो बीजेपी ने अभी 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, इसमें अगर देखा जाए तो 2 पूर्व सांसद नजर आ रहे हैं जो कि लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसमें प्रवेश सिंह वर्मा की बात की जाए और प्रवेश वर्मा इस बार नई दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को मौका दिया है।
कालका जी यानी कि वहां पे मुख्यमंत्री आतिशी का क्षेत्र है, ये कहा जा सकता है वहां पर भी मुकाबला कड़ा हो सकता है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है करोल बाग रिजर्व सीट से। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से मौका दिया गया है, तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अगर बात की जाए सतीश उपाध्याय को मालवीय नगर से मौका दिया गया है चुनाव लड़ने का। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद को जनकपुरी से पार्टी की ओर से मौका दिया गया है। वहीं राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर इस पूरी सूची को देखा जाए तो पार्टी ने इस पूरी सूची में जातीय, क्षेत्रीय और एक तरीके से जो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है। महिलाएं भी नजर आ रही हैं सूची में, चाहे सीमापुरी की बात करें, कुमारी रिंकू, वहीं बदरपुर से बात करें तो नारायण दत्त शर्मा जो कि पहले आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। गोंडा विधानसभा की बात करें, अजय महावर को एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जिताया है, वो जीत कर आए थे इस सीट से, एक बार फिर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा विश्वास नगर की बात की जाए, ओम प्रकाश शर्मा पहले भी वो जीत चुके हैं, विधायक रहे हैं और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने इनकी चयन प्रक्रिया को अपनाया। और सबसे बड़ी बात है कि 2 पूर्व सांसदों को मौका दिया गया है जिनका लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट काटा गया था। हाँ बिल्कुल निशांत, अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से दिल्ली की जो अब तस्वीर आ रही है हमारे सामने है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की है उसमें कुछ नए नाम भी हैं, कुछ पुराने नाम भी नज़र आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है दिल्ली की शक्ल को बदलने के लिए। तो दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की जो पहली सूची जारी की गई है निशान, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी इसमें नजर आ रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी भी है, तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है दिल्ली की तस्वीर बदलने के लिए। हेलो, तो केजरीवाल के खिलाफ इस वक्त हम बता दें प्रवेश वर्मा लड़ेंगे और साथ में आपको यहाँ ये भी बता दें कि नई दिल्ली से प्रवेश लड़ेंगे और महरौली से श्री गजेंद्र यादव लड़ने जा रहे हैं। पटपड़गंज से श्री रविंद्र सिंह नेगी लड़ेंगे। भाजपा की पहली सूची जारी की गई है। अजय महावर गोंडा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पहली सूची जारी की है। और निशांत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भाजपा ने जो सूची जारी की है उसमें कई नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं और महिलाओं की भागीदारी भी इसमें नज़र आ रही है, तो यानी ये कहा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है दिल्ली को बदलने के लिए, दिल्ली की नई तस्वीर पेश करने के लिए। देखिए, इस बार अगर दिल्ली चुनाव की बात की जाए तो सबसे लंबे समय से सत्ता में दूर रहने वाली पार्टी बीजेपी है। पहले कांग्रेस की सत्ता रही और पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सत्ता रही। ऐसे में बीजेपी को इस बार पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व इन्हें तमाम राज्यों में जिताता आया है, शायद इस बार दिल्ली में बीजेपी इतिहास रचे, जिसको लेकर तैयारी लोकसभा चुनाव के पहले से ही शुरू हो गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा, ये जो तमाम सांसदों को बीजेपी अब चुनावी अखाड़े में उतार रही है, पूर्व सांसदों को, तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा था। और प्रवेश वर्मा जैसे नेता को नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने इस मैसेज को दिया है कि पार्टी में सबसे जरूरी है जो पार्टी की रणनीति है, व्यक्ति विशेष की बाद में बात की जाएगी, यानी कि एक सांसद को विधायक का उम्मीदवार बनाया जाता है और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, वहीं रमेश बिधूड़ी को पार्टी की ओर से मौका दिया जाता है, जबकि रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि बदरपुर से विधायक हुआ करते थे, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में बहुत पहले से संगठन की ऐसी रणनीति चल रही थी, जिसको साफ तौर पर इस टिकट वितरण की जो उम्मीदवार हैं उनको देखने पर साफ नजर आता है। दिल्ली में संगठन मंत्री को चुनाव से 1 साल पहले हटाया गया, नए संगठन मंत्री को लाया गया। इसके अलावा पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों पर
एक तरीके से विशेष तौर पर काम किया गया। और साथ में अगर प्रभारी की बात करें, जो यूपी के प्रभारी थे विजयंत पांडा, उनको दिल्ली में चुनाव के लिए लाया गया। अतुल गर्ग जो कि गाजियाबाद से सांसद हैं, उनको सह प्रभारी बनाकर लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ इस बार चुनावों में जाने के मूड में है और जो 29 उम्मीदवार हैं उनके नामों को देखकर यह चीज स्पष्ट रूप से दिख रही है। बिल्कुल, जो सूची जारी की गई है और भाजपा बहुत वक्त से ये भी चाह रही है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप पार्टी दिल्ली में जो उसकी नीतियां हैं किसी भी तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ वो एक कहना चाहिए कि सिर्फ कागज़ों पर ही रह जाती हैं और दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन भाजपा की ये कोशिश है कि दिल्ली वालों को सुविधाएँ दी जाएँ और उसी तरह से जो सूची जारी की गई उसमें कुछ ऐसे नाम भी दिए गए हैं जो आगे चलकर दिल्ली वालों के लिए काम कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल नारों से लेकर पोस्टर तक पिछले 6 महीने से हम देखेंगे दिल्ली भाजपा सड़क पर बहुत एक्टिवेट नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल को तमाम मुद्दों पर, चाहे पॉल्यूशन की बात की जाए, चाहे पानी की किल्लत की बात की जाए, चाहे यमुना में बाढ़ की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, चाहे शिक्षा सेवाओं की बात की जाए, चाहे सड़कों की बात की जाए, इस पर लगातार घेरते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी सरकार की ओर से तमाम तरह की सफाई दी जा रही है और भाजपा ने जो एक बड़ा मुद्दा दिल्ली की राजनीति में बनाया हुआ है वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसी मुद्दे के दम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के जेल में जाने के बाद से बीजेपी दिल्ली प्रदेश की ओर से लगातार हमने देखे कि प्रदर्शन किए गए, ग्राउंड पर घर घर जाकर लोगों को बताने का काम बीजेपी के नेतृत्व ने किया और बीजेपी को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को, जो उसका सबसे मजबूत हथियार है ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो बात करते हैं, उसी पर उसी को घेर कर दिल्ली की सत्ता में आना। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का वनवास जो है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। पहले शीला दीक्षित और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि शायद इस बार दिल्ली में परिवर्तन हो और दिल्ली में बीजेपी इस बार जीत का स्वाद चख सके। बिल्कुल, अभी गृह मंत्री अमित शाह का भी हमने एक संबोधन सुना था जिसमें वो बार बार ये बात कह रहे थे कि केजरीवाल पूरी तरह से अपने शीश महल में रहते हैं, जो दिल्लीवासी हैं उनको सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर जो रणनीति बनाई है भाजपा ने उस पर वो पूरी तरह से काम करने के लिए अब तैयार नजर आ रही है और दिल्ली वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता हासिल की थी तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में लगे एसीओ की संख्या बताई थी। उन्होंने शीला दीक्षित के घर में किस तरीके से कितने नौकर लगे हुए हैं उसकी संख्या बताई थी और इस तरीके से वो दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। और अब इस बार बीजेपी शीश महल के नाम पर लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रही है। जिस तरीके से जनता के टैक्स के पैसों से एक महल तैयार किया गया और करोड़ों की लागत से उसमें सामान रखी गई, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी के प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछ रहा है। अरविंद केजरीवाल हमेशा नैतिकता की राजनीति की बात करते रहते तो हमें याद करना होगा जब वो आंदोलन में थे तो वो हमेशा एक हाथ में पत्र लेके आते थे, कई सारे नाम लेकर आते थे और उनकी भ्रष्टाचार की बातें करते थे। आज अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में उन्हीं राजनीतिक दलों से हाथ मिलाया और उसके बाद जो नैतिकता की बात करते थे, चाहे शीश महल की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो, तमाम बातों पर अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को जनता को समझाना, ताकि इस बार जब चुनाव में जनता वोट करने जाए तो हो सकता है कि इस पर चिंतन करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो फ्री बीज पॉलिटिक्स है उससे दिल्ली का कितना नुकसान हो रहा है ये भी लगातार बीजेपी की ओर से जनता को बताया जा रहा है। बिल्कुल, अगर सूची की बात करें जो भाजपा ने जारी की है, इसमें अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो कितने % महिलाएं हैं और कौन कौन सा जो चेहरे हैं वो कहां कहां से खड़े हैं, ये और जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर महिलाओं की इसमें अगर अभी बात की जाए इस सूची की, तो मैं एक बार सूची को दिखाना चाहूँगा कि इसमें
कुमारी रिंकू को मौका दिया गया है सीमापुरी से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता को मौका दिया गया है, यानी कि 29 नामों में बीजेपी ने फिलहाल जो 2 नाम हैं वो महिलाओं के इसमें नजर आ रहे हैं। और अभी चूंकि दिल्ली में और भी सूची आनी है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी इस बार ठीक ठाक महिलाओं को मौका देगी, क्योंकि नारी वंदन अधिनियम के कानून के आने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की स्टेट यूनिट इसको लेकर आगे काम कर सकती है। बिल्कुल निशांत, ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है बीजेपी, और बार बार ये बात कहती है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के बिना समाज अधूरा है। यानी कुल मिलाकर जितनी भी सूची जारी की जाएगी उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़रूर देखी जाएगी। और अगर हम यहाँ ये बात करें कि जिस तरह से बार बार आप जो पार्टी है वो बार बार ये जिक्र करती है कि जितने भी दिल्ली वासी हैं उनको जो हम सुविधाएं दे पा रहे हैं वो किसी और पार्टी ने नहीं दी है, लेकिन जब हम भाजपा की तरफ देखते हैं तो भाजपा जो सुविधाएं दे रही है दिल्ली वालों को उसका कोई तोड़ कहीं नजर नहीं आता। देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली में धरातल पर कितनी लागू हो रही हैं। आयुष्मान भारत के लिए आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तनातनी चल रही है। इसके अलावा भी तमाम तरह की योजनाओं को दिल्ली सरकार का कहना है कि इतनी बेहतर नहीं है जितनी दिल्ली सरकार देती है। वहीं दूसरी तरफ लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार राजधानी में परेशान हैं और लोग लगातार इस परेशानी का एक बड़ा वर्ग जो जिम्मेदार मानता है दिल्ली सरकार की नीतियों को। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिल्ली वासियों को दिए, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा लगातार बीजेपी देती रही है उसका असर देखने को मिला। और जो लोग झुग्गियों में रहते थे कल वो फ्लैट में जो है वो शिफ्ट हुए एक बड़ी संख्या में। इस तरीके से बीजेपी की जो कई सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर लागू कर पा रही है खासकर केंद्र सरकार की, उसको लागू किया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी और आम आदमी सरकार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर नुकसान हो रहा है तो केवल दिल्ली की जनता का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे अहम होने वाले भी हैं। बिल्कुल, ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो जनता है उसके सामने भी काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। उसको भी मालूम है कि हमें कितनी स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं, पानी हमारे पास कितना साफ आया है और कितना आया है, और अगर हम नदियों की बात करें तो कितना पानी साफ हुआ है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से दिल्ली के लिए तैयार है, दिल्ली वासियों के लिए तैयार है। देखिए, एक संगठन के रूप में लगातार बीजेपी की ओर से तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही हैं। उन्हीं रणनीति के आधार पर हमने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पूरी तरीके से आज की जो सूची है उसमें साधा हुए दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में जनता के मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या कहता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के तमाम वादे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने काम और वादों के साथ जनता के बीच में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तीसरी कांग्रेस जो कि दिल्ली में आज से 10 साल पहले अगर बात की जाए, 2000 पहले से बात की जाए, सबसे मजबूत राजनीतिक दल हुआ करता था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये पूरा चुनाव कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करती है उसके बाद यह तय हो पाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके पास जाती है। और अभी भी कांग्रेस नेतृत्व को यह चिंतन करना होगा। एक तरफ भाजपा और आम आदमी पार्टी जहां सड़क पर दिखाई दे रही है, वहीं अस्तित्व पर लड़ने वाली कांग्रेस अभी भी दिल्ली की राजनीति में उतनी मजबूती से उभरकर सामने नहीं आई है। ये नहीं कह सकते हैं जो त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त नज़र आ रहा है उसमें भाजपा नज़र आ रही है, उसमें आप पार्टी नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें जिसने काफ़ी अरसे तक दिल्ली पर राज किया है, आज कांग्रेस कहीं पीछे छूट गई है। देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अभी दिल्ली की राजनीति में काफ़ी मेहनत करने हैं। हालांकि हमने देखा था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरीके से दिल्ली में यात्रा निकाली थी, लेकिन उस यात्रा के बाद से एक संगठन के रूप में जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस को एक्टिव होना चाहिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, उस तरीके से घेरना चाहिए था, वो धरातल पर उतनी मजबूती से नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी
बीजेपी विपक्ष में सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी दाव और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी केंद्र सरकार को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल दो राजनीतिक दल आमने सामने हैं और तीसरा राजनीतिक दल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि जब चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करता है उसके बाद दिल्ली की राजनीति में किस तरीके से बिल्कुल निशांत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।